बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर एएसआई पीएचपी सर्विस कोटा इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चंस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि वेयर शुड अ प्रॉपरली आर्म्ड कांस्टेबल बी पोस्टेड ड्यूरिंग नाकाबंदी। नाकाबंदी के दौरान जो पीएचपी का कांस्टेबल होगा वो कहां पे अपॉइंट होगा, कहां पे उसकी पोजीशन होगी। इसका जवाब है जी 50 यार्ड्स अहेड। 50 यार्ड्स ये आपने याद रखना है, 50 यार्ड्स 50 गज, 50 गज 50 यार्ड्स ऑफ द मेन नाका पॉइंट। ये मेन नाका पॉइंट से, जो मेन नाका पॉइंट है जी, मेन नाका पॉइंट विद अ स्टॉप। ये आपने अहम बात याद रखनी है, विद अ स्टॉप रैकेट, विद अ स्टॉप रैकेट। ये इधर आप देख रहे हैं स्टॉप रैकेट। जो कांस्टेबल तैनात होगा 50 गज के फासले पे, वो अपने हाथ में 50 गज के फासले से आने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पंजाब हाईवे पेट्रोल का कयाम कब अमल में आया। ये डेट याद रख लें जी, ये पेपर में आ सकती है। 8 जनवरी 2003, 8 जनवरी 2003 पंजाब हाईवे पेट्रोल पीएचपी, इसका कयाम कब अमल में आया। 8 जनवरी 2003, 8 जनवरी 2003 में इसका कयाम अमल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोड ऑफ सर्चिंग विमेन सेक्शन, मोड ऑफ सर्चिंग विमेन सेक्शन 52 सीआरपीसी। इंग्लिश में मोड ऑफ सर्चिंग वीमेन है और उर्दू में हम इसे डिस्कस करेंगे तो ये होगा कि तलाशी लेने का, औरत का तलाशी लेने का क्या जाब्ता बनता है। तो वो जाब्ता जो फौजदारी का है वो है 52। औरतों की जामा तलाशी लेने का जाब्ता या तरीकाकार क्या है, वो है 52 सीआरपीसी, 52 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कि औरत की जो तलाशी है मर्द कभी भी नहीं लेगा, कोई मर्द पुलिस ऑफिसर नहीं ले सकता। कौन लेगा, बजरिया लेडी कांस्टेबल, बजरिया लेडी कांस्टेबल ली जाएगी और मर्द उस वक्त मौजूद नहीं होगा। जामा तलाशी लेते वक्त मर्द मौजूद नहीं होगा। औरत की तलाशी बजरिया औरत ली जाएगी, औरत की तलाशी बजरिया औरत, औरत की तलाशी बजरिया लेडी कांस्टेबल जो कि फीमेल कांस्टेबल्स हैं वो लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अरेस्ट ऑफ वीमेन यानी कि खवातीन की गिरफ्तारी का कौन सा पुलिस का चैप्टर है और कौन सा रूल है। अरेस्ट ऑफ वीमेन, खवातीन की गिरफ्तारी, पुलिस रूल्स का बाब, चैप्टर यानी कि बाब, ये कौन सा है, ये 26 है जी। रूल यानी कि फिक्रा नंबर 18A है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पूरा कायदा बताया गया है, कवायद बताए गए हैं इसके अंदर कि एएसआई औरत को गिरफ्तार करेगा। कोई मुल्जमा है, खातून है, औरत है, मुल्जमा खातून औरत, एएसआई रैंक का अफसर गिरफ्तार करेगा औरत को। और अगर ये अवेलेबल ना हुआ तो हेड कांस्टेबल भी गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन हेड कांस्टेबल वजूहात को कलमबंद करेगा, वजूहात को कलमबंद करेगा, रीजंस देगा, रीजंस को कलमबंद करेगा। इसके अलावा मौजूदा सेटअप में जो मौजूदा निजाम चल रहा है, सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा, सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा जो खातून से मुताल्लिक तफ्तीश होगी वो सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा करेगा। और अमेंडमेंट्स के अंदर ये आ रहा है कि अरेस्ट ऑफ वीमेन जो होगा
वो सब इंस्पेक्टर करेगा जी। और औरत का अगर रिमांड लेना है तो किसकी इजाजत ली जाएगी? गजेटेड पुलिस ऑफिसर की इजाजत ली जाएगी। गजेटेड जो हमारे गजेटेड पुलिस ऑफिसर हैं उनकी इजाजत से औरत का, मुलजमा का रिमांड लिया जाएगा। गजेटेड पुलिस ऑफिसर की इजाजत के बाद मुलजमा खातून का रिमांड लिया जाएगा। और अगर उसे तफ्तीश करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है कि रात के वक्त मुलजमा को थाने में रिहाइश नहीं दी जाएगी, उसे बाकी कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा, बल्कि अगर मुलजमा का रिमांड लिया गया है फॉर एग्जांपल 3 दिन का, तो गरूब आफ्ताब से पहले उस मुलजमा को लेडी कांस्टेबल के साथ कहां भेजा जाएगा? सेंट्रल जेल। उनको कौन लेके जाएगा? सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा। अगर कोई मुलजमा खातून फिजिकल रिमांड पे है, जो कि ज़ाब्ता फौजदारी की 167 यानी 167 ज़वाद फे ज़ाब्ता फौजदारी, फिजिकल रिमांड किस ज़ाब्ता के साथ तहत लिया जाता है? 167 के तहत फिजिकल रिमांड पे अगर कोई मुलजमा है तो उसकी तफ्तीश के दौरान उसको सुबह के वक्त सेंट्रल जेल से लाया जाएगा। और कौन ले आएगा? सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा। किसके साथ? लेडी कांस्टेबल के साथ। और दिन को थाने के अंदर उसकी तफ्तीश करेगा और थाने के अंदर लेडी कांस्टेबल उस मुलजमा के साथ रहेगी। और शाम के वक्त यानी गरूब आफ्ताब से पहले यानी अंधेरा होने से पहले सब इंस्पेक्टर उस लेडी कांस्टेबल को साथ लेके उस मुलजमा खातून को सेंट्रल जेल भेज जाएगा। यह है मीन्स ऑफ सर्चिंग वीमेन एंड अरेस्ट ऑफ वीमेन पुलिस रूल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस के फादर कौन है? यह है जी एडमंड लोकार्ड। इनका ताल्लुक कहां से था? फ्रांस से। इनको फ्रांस का शर्लक होम्स कहा जाता है। एडमंड लोकार्ड को फ्रांस का शर्लक होम्स, SHERLOCK, शर्लक होम्स, यहां पे एल साइलेंट है, शर्लक होम्स कहा जाता है। शर्लक होम्स कौन था जी? ये एक बहुत बड़ा एक करेक्टर है डॉक्टर आर्थर कैनन डायल का। डॉक्टर आर्थर कैनन डायल का ये करेक्टर है बेसिकली। शर्लक होम एक बहुत बड़ा फिक्शनल करेक्टर था जो कि जराइम की तफ्तीश करता था, जराइम की सुराग रसानी किया करता था। हम नेक्स्ट चलते हैं। फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस आपने पढ़ लिया, एडमंड लोकार्ड है जी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपसे रिटन टेस्ट में पूछ लें या इंटरव्यू में पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड। ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं इनकी साइंटिफिक स्टडी, वो उसकी स्टडी क्या कहलाती है? उसको कहते हैं डेक्टिलोग्राफी या डेक्टिलोस्कोपी भी कहते हैं। ये एक ही टर्म है, एक ही बात है। अगर पेपर में डेक्टिलोस्कोपी आ गया, अगर पेपर के अंदर डेक्टिलोस्कोपी आ गया, आपने समझा कि हमने तो पढ़ा था डेक्टिलोग्राफी, तो ये एक ही चीज है, डेक्टिलोस्कोपी या डेक्टिलोग्राफी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज कॉल्ड। फिंगरप्रिंट की टाइप्स हैं, लेटेंट है, पेटेंट है, वो इंशाल्लाह हम क्लासेस में कवर कराएंगे, एक एक चीज वो हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स कौन है जी? फ्रांसिस गैल्टन। फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स
फ्रांसिस गैल्टन, फ्रांसिस गैल्टन। फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स फ्रांसिस गैल्टन, फादर ऑफ फिंगरप्रिंट्स जो है वो फ्रांसिस गैल्टन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड टू डिजिटलाइज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल पीएचपी पोस्ट्स? जो तमाम हमारी पीएचपी की पोस्ट्स हैं, जो चौकियां हैं, कौन सा डिजिटलाइज सिस्टम है? कौन सा डिजिटलाइज सिस्टम, कौन सा डिजिटल सिस्टम है जहां पे तमाम रिकॉर्ड उनका रखा जाता है? तो वो है जी पीएचपी रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, पीएचपी रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये एब्रीवेशन भी आप याद कर लें प्लीज, पीएचपी पंजाब हाईवे पेट्रोल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, पीएचपी रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। एक मिसाल है, आप देख लें, जो हमारी पंजाब पुलिस है, जो थाने जात की पुलिस है, जो जिला पुलिस है, वहां पे आपको पता है HRMS होता है जी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं लिख रहा हूं इसका एब्रीवेशन। इस सवाल का जवाब बनता है पीएचपी रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये मिसाल थाने के लिए लिखी हुई है कि थाने में जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जो जिला पुलिस के पास जो थानों में फ्रंट डेस्क पे जो रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं लिख रहा हूं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स यहां पे आएगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस पे ऑनलाइन आप अप्लाई करके अपने रिवार्ड्स देख सकते हैं, अपनी पनिशमेंट्स देख सकते हैं। आप तबादला कराना चाहते हैं अपना, इस पे ऑनलाइन अप्लाई करके आप तबादला करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल? क्या चीज जरूरी है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 पीपीसी? पीपीसी जो है वो है पाकिस्तान पीनल कोड, पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? ताजीराते पाकिस्तान, ताजीराते पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड। अब हम क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट सिस्टम इज इंट्रोड्यूस, सॉरी पीएचपी हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन? क्या चीज जरूरी है कि लगेगा 34 ते पे, यानी किस हालात में 34 ते पे लगेगा? इसका जवाब ये बनता है कॉमन इंटेंशन टू कमिट इन द ऑफेंस। ठीक है, जब ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस की तारीफ कहां की गई है? 40 के अंदर ऑफेंस की तारीफ कहां की गई है? सेक्शन 40, सेक्शन 40। ये भी ते पे है जी, यानी ते पे मीन पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड। उर्दू में कहते हैं ताजीराते पाकिस्तान, शॉर्ट लिख देते हैं ते पे, ताजीराते पाकिस्तान, पाकिस्तान पीनल कोड। ऑफेंस की तारीफ, जुर्म की तारीफ सेक्शन 40 में की गई है। कॉमन इंटेंशन क्या चीज है? कॉमन इंटेंशन क्या चीज है? 34 और 149 तेपे में क्या फर्क है? 34 और 149 तेपे में फर्क पड़ते हैं। 34 और 149, 34 पीपीसी और 149 पीपीसी, इसके अंदर क्या फर्क है जी? इसमें 2 या 2 से ज्यादा बंदे होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अफराद होते हैं 34 के अंदर। पहले इसके हेडिंग जान लें। इसकी हेडिंग ये बनती है जी कि कॉमन इंटेंशन, इसमें लफ्ज आएगा कॉमन इंटेंशन। इसकी हेडिंग लिख लेते हैं इधर, एक्ट्स डन बाई सेवरल persons in furtherance of common intention, in furtherance of common intention, acts done by several persons in furtherance of common intention,
एक्ट्स, ये 34 की तारीफ में लिख रहा हूं, इसकी हेडिंग क्या बनती है? एक्ट्स अफाल। अफाल एक्ट्स की मीनिंग, इसका जो मानी बनता है एक्ट्स का, अफाल डन बाई सेवरल पर्संस, जो कई अशखास करते हैं। लेकिन इसमें शर्त लिखी गई है इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर, इसमें दो या दो से ज्यादा बंदे हो सकते हैं। सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यहां पे लफ्ज जो सबसे अहम लफ्ज है वो है कॉमन इंटेंशन। और 149 क्या है? 149 ते पे, ये इसकी हेडिंग क्या है? इसकी हेडिंग ये है कि मजमा खिलाफ कानून का हर मेंबर उस जुर्म का मुजरिम होगा जिसका इर्तिकाब गर्ज मुश्तरक की तकमील में किया जाए। इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट का लफ्ज आता है। किसका लफ्ज आता है जी? कॉमन ऑब्जेक्ट। इसमें पांच या पांच से ज्यादा, पांच या पांच से ज्यादा, पांच हो सकते हैं या पांच से ज्यादा अफराद हो सकते हैं। 34 के अंदर आपने पढ़ा, 34 पे के अंदर आपने पढ़ा कि दो या दो से ज्यादा अफराद। 149 में ये बेसिकली मजमा खिलाफ कानून के बारे में है। अनलॉफुल असेंबली से कहते हैं, अनलॉफुल असेंबली, जिसकी तारीफ की गई है 141 के अंदर। 141 पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड 141 पे समझ लें। अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली कि इसकी हेडिंग दोबारा सुन लें, 149 की हेडिंग दोबारा सुन लें। मजमा खिलाफ कानून का हर मेंबर उस जुर्म का मुजरिम होगा जिसका इर्तिकाब गर्ज मुश्तरक की तकमील में किया जाए। इसमें गर्ज मुश्तरक यानी कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ है, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट का लफ्ज है। किसका लफ्ज है जी? कॉमन ऑब्जेक्ट का। कॉमन, दोबारा देख लें, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट का इसमें लफ्ज है। पांच या पांच से ज्यादा। अनलॉफुल असेंबली, ये वो बलवे की किस्में हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में बाद में। अनलॉफुल असेंबली है इसमें दो या दो से ज्यादा, इसमें पांच या पांच से ज्यादा। 34 में क्या होता है? प्री प्लानिंग होती है। प्री प्लानिंग, ये प्री प्लानिंग होती है, पहले से मनसूबा साज ये कर लेते हैं कि हमने फलां जगह जाके क्राइम करना है, प्री प्लान होता है। या यूं समझ ले प्री अरेंज होता है, प्री अरेंज, प्री अरेंज, ठीक है। प्री प्लान होता है 34 पे, प्री प्लान होता है, प्री अरेंज होता है। जबकि 149 149 जो होता है ये प्री प्लान नहीं होता। नो प्रायर मीटिंग, इधर लिख ले, नो प्रायर मीटिंग, नो प्रायर मीटिंग, इसमें पहले से मीटिंग नहीं होती। 149 के अंदर पहले से मीटिंग नहीं होती। इसकी मिसाल ये समझ लें, 9 मई की मिसाल, जो सानिया 9 मई गुजरा है उसकी मिसाल है 149, ठीक है। 34 पे में दो या दो से ज्यादा बंदे थे, 149 में पांच या पांच से ज्यादा बंदे। इसमें 34 के अंदर मुल्जिम का मौका के ऊपर मौजूद होना जरूरी होता है। मुल्जिम का 34 के अंदर मुल्जिम का मौका पर, मुल्जिम का मौका के ऊपर मौजूद होना जरूरी होता है, मौके पर मौजूद होता है मुल्जिम। लेकिन 149 के अंदर मुल्जिम का मौका के ऊपर मौजूद होना जरूरी नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी 149 पे की, सानिया 9 मई की, कि उन्होंने पहले से, उनका क्या था? उनका पहले से कॉमन ऑब्जेक्ट था, और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वो कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी भी इलाके में बैठ सकते हैं, और जुर्म की तकमील के वक्त वो जरूरी नहीं कि मौका के ऊपर मौजूद हूं। उम्मीद है ये सेक्शन आपको समझ आ गई होगी। आगे सेक्शन 29, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 295B ऑफ पीपीसी ताजरात पाकिस्तान 295B के बारे में पूछ रहा है, ते पे के बारे में पूछ रहा है, 295 ते बे। सेक्शन 295B ऑफ द पीपीसी एड्रेसेस, यानी कि 295 ते पे में क्या चीज है? उसमें डी फाइलिंग है। डी फाइलिंग किसे कहते हैं? बेहुरमती या बेअदबी, बेअदबी करना, बेहुरमती करना, तकद्दुस को पामाल करना। किसका? होली कुरान मजीद, कि कुरान मजीद की बेहुरमती करना। ये कौन सी सेक्शन है? 295B है जी, ताजरात पाकिस्तान की। सजा इसमें लाइफ इंप्रेजनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेक्शन 295C, सेक्शन 295C ऑफ पीपीसी एड्रेसेस, सेक्शन 295C addresses the use of derogatory remarks in respect of, वो सवाल पूछ रहा है कि जो सेक्शन 295C है वो किसके बारे में है, तो ये है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स कोई बंदा अगर पास करे किसकी शान में, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कर दे, तो वो कौन सी सेक्शन लगेगी उस पे 295C लगेगी। इसमें ये वो सवाल पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, इंटेंशनल मर्डर। इंटेंशनल मर्डर इसको क्या कहते हैं, इंटेंशन, इंटेंशन को क्या कहते हैं, इरादा, नियत, इंटेंशन। इंटेंशनल मर्डर इरादे के साथ कत्ल, नियत के साथ कत्ल करना। डिफाइंड, उसकी तारीफ की गई है किस सेक्शन में, पीपीसी की 300 में ये तारीफ की गई है, 300 पीपीसी में, 300 तेपे में। कत्ल अमद, उर्दू में से कहते हैं कत्ल अमद, यानी इरादे के साथ उसने कत्ल किया, उसकी नीयत थी, उसने जर पहुंचाई, इस इरादे के साथ उसने कत्ल किया किसी हथियार वगैरह के साथ, तो उसकी तारीफ कहां की गई है, उसकी डेफिनेशन यहां पे पूछ रहा है। इसमें वो सजा जो है आपको पता है 302 में सजा है इसकी, तो बहरहाल कत्ल अमद के बारे में वो पूछ रहा है, उसकी डेफिनेशन, कत्ल अमद की डेफिनेशन कहां पे है। एक चीज याद रखें, हमारे पीपीसी में इरादा और नियत का बड़ा मैटर है, बहुत ज्यादा, कि नियत क्या थी बंदे की, इंटेंशन क्या थी बंदे की। इंटेंशनल मर्डर डिफाइन इन सेक्शन पीपीसी 300 कत्ल अमद। अब एक और सवाल इसमें है कि कत्ल की आपको पता है 4 किस्में हैं, एक तो होगी कत्ल अमद, एक होगी कत्ल अमद, दूसरी है कत्ल शबा अमद, कत्ल शबीह अमद, कत्ल शबीह अमद 315 और 316 में इसकी सजा बनती है। कत्ल की सजा जो है, कत्ल अमद की सजा 302 में है। कत्ल शबीह अमद की डेफिनेशन कहां पे है, अगर आपसे कत्ल शबीह अमद की डिफाइन का सवाल आ जाए, उसकी डेफिनेशन का सवाल आ जाए शबीह अमद की, वो 315 में है, तेपे में। कत्ल शबीह अमद क्या होता है, कोई बंदा किसी सोटी समझ लें, किसी डंडा समझ लें, ठीक है, उसके साथ किसी दूसरे पे हमला करता है, उसकी नीयत नहीं थी उसको कत्ल करने की, लेकिन डंडा उसको सर पे लग गया, कहीं लग गया, बंदे की मौत वाकई हो गई, तो शबीह अमद इसे कहते हैं। पुलिस की प्रैक्टिस के अंदर 302 लगाई जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कि आप 315 की एफआईआर दें, उसका नीयत नहीं थी, उसका इरादा नहीं था, लेकिन कत्ल हो गया उससे, तो कत्ल शबीह अमद जो है वो 315 तेपे में है। इसकी सजा जो है, कत्ल शबीह अमद की सजा 316 तेपे, यानी कि 316 ताज़ीराते पाकिस्तान में बयान की गई है। कत्ल की एक और किस्म है, उसे कहते हैं कत्ल खता। कत्ल खता, कत्ल की जो अगली किस्म है वो है कत्ल खता। ये कहां बयान की गई है, 318 तेपे के अंदर। इसकी सजा कहां पे है, 319 के अंदर। इसकी जो सजा, कत्ल खता की तारीफ 318 तेपे और सजा इसकी 319 तेपे में बयान की गई है। कत्ल खता क्या चीज है, एक बंदा शिकार पर जाता है, वो झाड़ियों के अंदर समझता है क्योंकि हरन बैठा हुआ है, वो बंदूक का निशाना लेता है और उस पर फायर खोल देता है, लेकिन गलती से वहां पे इंसान बैठा होता है, उसे साफ नजर नहीं आता और वो गोली बंदे को लग जाती है, तो ये जो है ये कत्ल खता है। उसका कोई इरादा नहीं था, उसका कोई नियत नहीं थी, कोई शनासाई उस बंदे के साथ नहीं थी, लेकिन कत्ल उससे हो गया, तो ये कत्ल कौन सी किस्म में लाई करेगा, कत्ल खता में, 318 तेपे में, और 319 में जो है इसकी सजा है। इसके अलावा आखिरी जो है वो है कत्ल बिस्सबब। कत्ल बिस्सबब, कत्ल बिस्सबब, ठीक है। इसमें क्या होता है कत्ल बिस्सबब, ये 321 में बयान किया गया है, 321 में बयान किया गया है, 321 में बयान किया गया है जी। इसकी सजा जो है 322 में है। कत्ल बिस्सबब, एक बंदा अपने घर की सेवरेज के लिए बाहर गटर खुलवाता है, तो उसमें वो बंदा बाद में लापरवाही में बिजी हो जाता है, गटर का ढक्कन खुला रह जाता है उससे,
मोहल्ले का एक बच्चा उसमें गिर जाता है और वो उससे मर जाता है। तो ये कत्ल बिस्सबब की एक मिसाल है कि उसकी कोई इरादा नहीं था लेकिन लापरवाही से हो गया, उसकी गफलत से हो गया। इसमें सिर्फ वो दय्यत की सजा पाएगा। किस चीज की? सिर्फ वो दय्यत की सजा पाएगा। जो कत्ल बिस्सबब का मुर्तकिब होगा वो किसकी सजा पाएगा? सिर्फ दय्यत की। जो सजाएं हैं पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर वो सेक्शन 53 के अंदर डिस्कस की गई हैं। जो सजाएं हैं वो 53 ते पे यानी कि 53 पाकिस्तान पीनल कोड पनिशमेंट्स के बारे में है, सजाओं के बारे में है। सजाओं कितनी किस्म की सजाएं बयान की गई हैं? 10 किस्म की। ठीक है, कितनी किस्म की सजाएं बयान की गई हैं सेक्शन 53 के अंदर? सेक्शन 53 के अंदर कितनी किस्म की बयान की गई हैं सजाएं? 10 किस्म की, यानी कि 10 अकसाम की सजाएं बयान की गई हैं। कौन कौन सी? चले आप ये भी जान लें। तो ये है जी पहली किसास। ठीक है, किसास पहली कौन सी किस्म है जी? किसास। कितना होता है जी? 30,630 ग्राम चांदी। इसका रेट जो होगा वो यकुम जुलाई के मुताबिक जो रेट होगा, यकुम जुलाई के मुताबिक 30,630 ग्राम चांदी। इधर लिख रहा हूं मैं 30,630 ग्राम चांदी, ग्राम सिल्वर। ठीक है, किसास की मैं बात कर रहा हूं, पहली सजा। दूसरी सजा, किसास होता क्या है? किसास होता है आंख के बदले आंख, कत्ल के बदले कत्ल। कुछ लोग ये समझते हैं किसास इस्लामी सजा है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि किसास जो है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन 53 के अंदर इसमें पहली जो सजा है वो किसास है। नेक्स्ट क्या है जी? दय्यत। दय्यत है। दय्यत जो होती है वो उसका क्या हिसाब होता है? दय्यत किसास में मकतूल के वोरसा को पैसे दिए जाते हैं। कितने पैसे? 30,630 ग्राम चांदी के बराबर पैसे जितने बनेंगे उसके बराबर दिए जाएंगे। तीसरी किस्म है, फिर है दय्यत। तीसरी किस्म है अर्श। अर्श क्या चीज है? अर्श है जी जख्मों का मुआवजा। ये जख्मों के ऊपर लाया करता है कि कितना गहरा जख्म है, जख्म के हिसाब से ये मुकर्रर की जाती है अर्श। ठीक है, फिर चौथी कौन सी है जी? जमान, इसे इंग्लिश में कहते हैं दमन। दमन कौन मुकर्रर करता है? अदालत। कौन मुकर्रर करता है जी? कोर्ट, अदालत। किस सेक्शन के तहत अदालत मुकर्रर करती है? 337 वाई के तहत। ठीक है, 337 वाई, ये वाई समझ लीजिए, 337 वाई। अदालत 337 वाई के तहत जमान यानी दमन का तयन करती है। ये चौथी सजा थी। पांचवी सजा ताजीर। ताजीर इस्लामी सजा नहीं है, इस्लामी ना है। इसकी कुरान मजीद में अहदीस में बयान नहीं की गई, बल्कि आप यूं समझ लें ताजीरात हिंद, जिसका मुजिद कौन था? लॉर्ड मैकाले, थॉमस, इसको पूरा नाम जो है थॉमस बेबिंगटन लॉर्ड मैकाले, उसको सिंपली कह देते हैं लॉर्ड मैकाले, थॉमस मैकाले, या उर्दू में कह लें तो लॉर्ड मैकाले। ये कौन है? ये हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड का ये मुजिद है। पाकिस्तान पीनल कोड का, पाकिस्तान पीनल कोड का ताजीरात पाकिस्तान का जो मुजिद अंग्रेज था उसका नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले, थॉमस बेबिंगटन, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। 1860 में ये नाफिजुल अमल हुआ था, 1860 में। बहरहाल तो ताजीर, पांचवी सजा है ताजीर। ताजीर वो होती है जो इस कानून के अंदर, पीपीसी के अंदर जो बयान की जाती है, पीपीसी के तहत जो होती है वो इस्लामी नहीं होती, कुरान मजीद के कुरान मजीद के नजर में नहीं होती वो।
छठी सजा डेथ, डेथ, ठीक है, जिसको हम फांसी कह सकते हैं, जिसको सजाए मौत कह सकते हैं। एक चीज ये जान लें कि सास और डेथ में क्या फर्क है, कि सास और डेथ में यह फर्क है कि सास में बंदे का कत्ल होता है, जब बंदे का कत्ल हुआ फिर जो सजा दी जाएगी वो किसास की दी जाएगी। डेथ में, फांसी में जरूरी नहीं बंदे का कत्ल हो। अब 402 जो है, 402 ते पे हाईजैकिंग, त्यारा अगवा करना, 402 हाईजैकिंग, हाईजैकिंग, त्यारा अगवा करना, त्यारा अगवा करना, इसमें भी डेथ सेंटेंस है। तो इसमें कत्ल तो नहीं किया किसी में, लेकिन जुर्म ऐसा है, जुर्म की नोयत के हिसाब से उसमें डेथ पेनल्टी दी जाती है, डेथ सेंटेंस दी जाती है। तो ये छठी सजा थी। उसके बाद कौन सी सजाएं हैं, फिर 10 है आगे, ठीक है, 10, 7वीं है, फिर 8वीं, इस तरीके से टोटल जो सजाएं हैं ताज़रात पाकिस्तान के अंदर वो 10 है।